हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वास्तविक संख्याएं हैं इसका परिभाषा होता है। सबसे पहले हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो इसका परिभाषा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उस समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3/4 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 2 है। ये सब जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं, जिससे आप लोगों को खूब आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। इसमें जो है वास्तविक संख्या जो है, इसमें हमारा परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। क्योंकि अभी को हम परिभाषा के माध्यम से हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में हमारा आता क्या है? आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा पहले पढ़ चुके होंगे, जो कि इसका परिभाषा है परिमेय संख्या का परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 1 परिमेय संख्या है, 2 है, 5 है, 0 भी परिमेय संख्या हमारा आता है, 1/2, 3/4, ये सब जितने भी हैं सब जो है हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि सबका जो हर है यहाँ पर 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये सब क्या है? परिमेय संख्या हैं। अब हम अपरिमेय संख्या के परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखी जाए, न लिखी जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया। ये सब जितने भी हैं ये अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह जो बनता है वो हमारा वास्तविक संख्या बनता है।
परिमेय संख्या में हमारा क्या क्या है? इस परिमेय संख्या में हमारा पूर्णांक संख्या आ जाता है, और भिन्न संख्याएं आती हैं। इसमें जो है परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्याएं आते हैं और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्या की बात अगर हम करें तो पूर्णांक संख्याएं जो होता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, यानी जितने भी ये ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए -1 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, ये डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी संख्याएं हैं ये सब पूर्णांक संख्या है, यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक और 0, इन सभी के समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। भिन्न संख्या जो है, जो बटे में होता है, जिसका अंश और हर दिया रहता है, वो भिन्न संख्याएं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 3/4, 4/5, 5/6, ये सब जो है हमारी भिन्नात्मक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या पर हम आते हैं। पूर्णांक संख्या में हमारा होता है एक धन पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में धन पूर्णांक होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, ये सब जितने भी हैं ये धन पूर्णांक हैं। तो इस पूर्णांक संख्या में जितने भी धनात्मक हैं पूर्णांक, वो सारे आते हैं। और दूसरा क्या आता है? शून्य। इस पूर्णांक संख्या में शून्य आता है। और तीसरा क्या आता है? ऋण पूर्णांक संख्याएं। जैसे मान लेते हैं -1, -2, -3, ये जितने भी हैं ये सब ऋण पूर्णांक संख्या हैं। तो पूर्णांक संख्या जो होता है धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, और इन सब मिल करके हमारा जो है वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्या में ये जितने भी हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये भिन्न संख्याएं, धन पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक, ये सारे जो होते हैं ये हमारे वास्तविक संख्याएं होते हैं। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम पूर्ण रूप से जानेंगे, उसके बाद पुनः हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, LEMMA, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ये R जो है हमारा 0 से बड़ा है, ये R जो है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी होता है, और ये R जो है B से हमारा छोटा होता है, ये R जो है इस B से छोटा होता है, तथा B इज नॉट इक्वल टू 0, ये B जो है 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें A जो है हमारा, A जो है भाज्य है, B जो है भाजक है, Q जो है भागफल है, और R जो है हमारा शेषफल है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसे हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी हम जानते हैं। या तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह लें, या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है हम HCF, अगर दो संख्या है तो दोनों संख्या का HCF निकालने के लिए परिकलित करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो संख्याओं का, दो धन पूर्णांक हैं उनका HCF परिकलित करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें संख्याओं के HCF को निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो है हम निम्न चरणों में करते हैं। हम लिखेंगे संख्याओं का HCF, जिसे हम नोट में लिख लें, संख्याओं का HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग निम्न चरणों में करते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए, माना C तथा D दो धन पूर्णांक हैं। अगर C और D दो हम धन पूर्णांक लेते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का HCF निकालने के लिए पहले हम दोनों में कंपेयर करेंगे। यदि C इज ग्रेटर देन D, अगर C जो है हमारा D से बड़ा है तो HCF इन दोनों का निकालने के लिए हम निम्न चरणों का प्रयोग करेंगे।
इसमें जैसे मान लेते चरण 1, पहले चरण में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे लिखेंगे C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के रूप में। इन दोनों धन पूर्णांक संख्याओं को C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, जहाँ ये R जो है हमारा, R जो है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर, और ये R जो है D से हमेशा छोटा होता है, R इज लेस देन D, और ये D जो है 0 के बराबर नहीं होता है। अभी हम आपको बताए भी हैं कि D जो है 0 के बराबर नहीं होगा। पुनः हम दूसरे चरण में क्या करते हैं, दूसरे चरण में हम इसको C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर को तब तक तोड़ते हैं जब तक कि हमारा R बराबर 0 नहीं होता है। यदि ये R इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि R जो है इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अगर ये 0 R जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तो Q और R के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। ये प्रक्रिया जो है हम बार बार करते रहेंगे, कब तक, जब तक ये R 0 नहीं हो जाता है। इसको हम चरण 3 में समझेंगे। चरण 3, इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक R बराबर 0 ना हो। हम तब तक इसको जारी रखेंगे, यही क्रम हम बार बार अपनाते रहेंगे जब तक कि R 0 के बराबर ना हो। यदि R बराबर 0 हो जाता है, तो जब हमारा R जो है 0 के बराबर हो जाता है, तो ये जो D है हमारा, ये D जो है, यही जो है हमारा इसका HCF होगा। तो DHCF होगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम दो संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारा 10 है और एक संख्या 6 है। अब दोनों का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये 10 जो है हमारा 6 से बड़ा है। यहाँ पे लिख लें, चूँकि 10 इज ग्रेटर देन 6, 10 6 से बड़ा है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम इसको कुछ चरण में विभक्त करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं चरण 1। चरण 1 में हम 10 को लिखेंगे 10 बराबर, इसको जो है C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के रूप में इसे तोड़ेंगे। अब 10 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 गुणे 1 प्लस 4, 6 का गुणा 1 में 6 और प्लस 4 बराबर 10। अब जो कि ये हमारा 6 क्या है, ये D भी हम लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए A बराबर बी क्यू प्लस आर से तुलना करें, या C बराबर डी क्यू प्लस आर से तुलना करें, इसमें से किसी से भी हम तुलना करें, तो यहाँ पर ये 10 जो है ये हमारा A है, और ये 6 जो है ये B है, और 1 जो है Q है, और ये 4 जो है हमारा R है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये 4 जो है ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, अभी ये 0 के बराबर नहीं हुआ। तो जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो पुनः हम इस क्रम को आगे तक जारी रखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 2। अब दूसरे चरण में हम देखते हैं, जब दूसरे चरण में लिखेंगे तो ये जो B है हमारा, यह पुनः दूसरे चरण में A के तरीके से व्यवहार करेगा। यहाँ पर फिर लिखेंगे B,
बी के जगह पे 6 बराबर, और जो ये आर है हमारा, यह पुनः बी के तरीके से व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर ये 4 गुणे 1 प्लस 2। अब पुनः यहाँ हमारा ये 6 जो क्या बन गया, ये 6a बन गया, और ये 4 जो है ये b बन गया, और ये 1 जो है ये q बन गया, और 2 जो है ये हमारा r बन गया। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये r जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो पुनः हम इस क्रम को आगे तक बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम चरण 3 का प्रयोग करेंगे। अब पुनः ये जो b है ये 4, यह पुनः a के भांति काम करेगा। यहाँ लिखेंगे 4 बराबर, और ये 2 जो है यह b के तरीके से व्यवहार करेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2। अब ये 2 दूना 4, अब यहाँ पर हम कर देंगे प्लस 0। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा पुनः a बन गया, ये जो है b बन गया, और यहाँ पर ये हमारा q है, और ये जो है r है। अब यह r जो है हमारा 0 के बराबर हो गया। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0। जब ये r 0 के बराबर हो गया तो ये जो b है हमारा ये HCF होगा, इसलिए HCF बराबर 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का के प्रयोग से हम संख्याओं का HCF निकालते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग होमवर्क के रूप में ये जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण को आप समझेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 3 है, यहाँ पर ये सब उदाहरण नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 6 है, ये उदाहरण 7, उदाहरण 8, उदाहरण 9, और इधर भी पीछे है उदाहरण 1, उदाहरण 2। ये जितने भी उदाहरण 1 से लेकर के उदाहरण 9 तक अगर आप लोग इस सारे उदाहरण को अच्छी तरीके से दोहरा लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप प्रश्नावली के आधा प्रश्न अपने आप ही हल कर सकते हैं। तो इन सब का जो है आप लोग होमवर्क के रूप में इसको अध्ययन करेंगे। जब इतना काम करने के बाद हम पुनः आपको